एम्पायर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम साम्राज्य, फर्स्ट एम्पायर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट वाज मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम साम्राज्य था। आफ्टर द राइज ऑफ मगध, मगध के उत्कर्ष के बाद एक साम्राज्य की स्थापना होती है। अ एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड विच वॉज फाउंड फ्रॉम अफगानिस्तान टू कर्नाटका। तो अफगानिस्तान से लेकर के कर्नाटक तक इसका विस्तार है। दैट वॉज मौर्यन एम्पायर, दैट वॉज मौर्य एम्पायर। तो यह मौर्य साम्राज्य था जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था और यहीं से मौर्य वंश की शुरुआत होती है, जो कुछ किताबों में देखिएगा, इन सम बुक्स इट वॉज गिवन 324 BC। मोस्ट ऑफ द बुक्स, ज्यादातर किताबें जो है वो 324 से लेकर 321 BC, 324 BC टू 321 BC, इसी के मिड में, क्योंकि कुछ बुक्स में 323 आता है, 323 ईसा पूर्व आता है, 323 BC, 323 BC, जिसमें कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मौर्यन एम्पायर का, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो 324 BC टू 321 BC और यही ये 180 BC तक इसका इंपैक्ट है, प्रभाव है। हालांकि 185 ईसा पूर्व में 185 BC में आप देखेंगे सुंगा डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड, सुंग वंश की स्थापना की गई आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में होती है, 185। तो ये इंपैक्ट बोला जाता है कि इंपैक्ट ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज फ्रॉम 324 BC टू 180 BC। तो 324 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व के मध्य। यह देखिए एग्जैक्ट ईस्वी सन को लेकर के टेंशन मत लीजिएगा। कई बार क्या होते हैं कि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अप्रोक्सीमेट में रहते हैं, तो आप वहां पर जो अप्रोक्सीमेट वाला कोई पॉइंट है उसी को आप लिखेंगे, लगभग वाला। तो ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और याद रखेंगे चूंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी तो वो सबसे पहले हर्यक वंश था, सबसे पहले हर्यक वंश था और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग, आफ्टर हर्यक शिशुनाग एंड देन नंदा, इसके बाद नंद वंश है एंड एट लास्ट मौर्य। तो मौर्य बिकेम एम्पायर, मौर्य जो है वह एक साम्राज्य बन गया, फर्स्ट एम्पायर। तो ये एम्पायर का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है इसी समय में। तो और ये अफगानिस्तान, फ्रॉम अफगानिस्तान टू कर्नाटका, यानी कुछ केरल वगैरह के जो पार्ट थे वो इससे बाहर थे, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। तो वी आर स्टडिंग मौर्यन एम्पायर, हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहले मौर्य के साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या क्या है, किससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? वी कम टू नो अबाउट मौर्यन एम्पायर थ्रू द लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेचर जो एविडेंस है, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत से। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं साहित्यिक स्रोत से और पुरातात्विक स्रोत से। और ये जो साहित्यिक स्रोत हैं ये बोथ हैं, साहित्यिक स्रोत जो है, जो ये बोथ है, दोनों हैं, यानी कि इसमें आप जो इंडियन सोर्सेज भी हैं और फॉरेन सोर्सेज भी हैं, भारतीय भी हैं और विदेशी स्रोत भी हैं। और आर्कियोलॉजिकल में 3 टाइप्स के, मतलब ढेर सारे जो रिमेनिंग्स मिले हैं, बिल्डिंग रिमेनिंग्स मिले हैं, उनसे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, भवन अवशेष से जानकारी मिलती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वर द एडिक्ट, अशोकाज एडिक्ट, अशोक के अभिलेख। आप लोगों को पता होगा भारत से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख, एंशियंट इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू इंडिया इज बोगजकोई, बट इन इंडिया अशोकाज एडिक्ट, अशोक के अभिलेख भारतीय महाद्वीप में प्राप्त प्रथम अभिलेख जो है वो अशोक के अभिलेख हैं।
जिससे हमें जानकारी मिलती है। तो जो ऑथेंटिक सोर्स है वो अशोका के अभिलेख ही है। इट वॉज द डिक्लेरेशन, किंग्स डिक्लेरेशन, यह राजा की घोषणा है, यह अशोक की घोषणा है। इट वॉज प्रोक्लेमेशन टू द पीपल, यह जनता को संबोधन है। प्रोक्लेमेशन ऑफ टू द पीपल, तो लोगों को संबोधित किया गया है, तो लोगों का संबोधन है। तो इसको दो रूपों में देखे जाने की आवश्यकता है। तो वी आर स्टडिंग मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, तो सबसे पहले स्रोत की बात करेंगे और इसमें साहित्यिक स्रोत क्या क्या है उसको हम लोगों को देखना है। तो एक पॉइंट लिख दीजिएगा, लिखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्यन एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 बीसी, 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्यन एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 323 बीसी, 323 बीसी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में की गई। इसकी जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं। वी हैव लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस एम्पायर। वी हैव आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो इसकी जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोत लिखिएगा, साहित्यिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र, आर शाम शास्त्री ने इस अर्थशास्त्र की सबसे पहले खोज की थी। अर्थशास्त्र वॉज डिस्कवर्ड बाय आर शाम शास्त्री। आर शाम शास्त्री के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो जानकारी के स्रोत क्या है? दोनों स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत देख रहे हैं। साहित्यिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसका इंग्लिश इकोनॉमिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र की अंग्रेजी भी अर्थशास्त्री होगी। अर्थशास्त्र वॉज द फर्स्ट बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस। राजनीति शास्त्र पर पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र। क्लियर? तो अर्थशास्त्र लिख लिया, लिखिएगा, क्या लिखे, पॉइंट क्या लिखे? साहित्यिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य के द्वारा लिखित है। विच वॉज रिटन बाय कौटिल्य। आर शाम शास्त्री, आर शाम शास्त्री ने इसकी खोज की थी। त्रिवेंद्रम में ये रिसर्च कर रहे थे, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। अर्थशास्त्र वॉज डिस्कवर्ड बाय आर शामा शास्त्री। आर शामा शास्त्री, डिस्कवर्ड बाय आर शामा शास्त्री। आर शामा शास्त्री के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसकी खोज आर शामा शास्त्री के द्वारा की गई थी। दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य, यह कौटिल्य के द्वारा लिखित है। यह कौटिल्य के द्वारा लिखित है। इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य हु इज ऑल्सो नॉन एज चाणक्य एंड विष्णुगुप्त, जो चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। जो चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य हु इज ऑल्सो नॉन एज चाणक्य एंड विष्णुगुप्त, जो चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर? अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। देयर आर 15 अधिकरण दैट मीन्स पार्ट। 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, ठीक है, 15 अधिकरण है। एंड 400 श्लोका, और 4000 श्लोक हैं। 4000 श्लोक हैं। एकदम पॉइंट को दिमाग में बैठाते जाना है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य एंड विष्णुगुप्त, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। अर्थशास्त्र में 15 भाग है, 15 जिसको अधिकरण बोला गया। देयर आर
15 पार्ट्स इन अर्थशास्त्र विच इज कॉल्ड अधिकरण, अधिकरण कहे जाते हैं। एंड देयर आर 4000 श्लोक, तो 4000 श्लोक हैं। क्लियर? तो अर्थशास्त्र में 4000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र से संबंधित, अब अर्थशास्त्र से संबंधित 2 पॉइंट और बनता है। अर्थशास्त्र को भारत का द प्रिंस कहा जाता है। अर्थशास्त्र इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंडिया। अर्थशास्त्र को भारत का द प्रिंस कहते हैं, भारत का द प्रिंस कहते हैं। क्लियर? क्यों कहते हैं? क्योंकि द प्रिंस इज द फर्स्ट बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस इन वेस्टर्न वर्ल्ड। हालांकि द प्रिंस को यूरोप का अर्थशास्त्र कहा जाना चाहिए, लेकिन हम लोग पॉपुलरली जानते हैं कि अर्थशास्त्र को भारत का द प्रिंस कहा जाता है, जबकि द प्रिंस बाद में लिखे गए हैं 16वीं सदी के। और ये अर्थशास्त्र लिखा गया कब? 3री सदी ईसा पूर्व में। 3री सदी ईसा पूर्व में, यानी कि 4थी सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसा पूर्व के बीच की किताब है। तो ये याद रखेंगे, अर्थशास्त्र को भारत का द प्रिंस कहते हैं। इट वॉज रिटन बाय मैकियावेली, जो मैकियावेली के द्वारा लिखा गया। सो कौटिल्य इज नोन एज द मैकियावेली ऑफ इंडिया, इसीलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। तो द प्रिंस की रचना मैकियावेली ने की। द प्रिंस वॉज रिटन बाय मैकियावेली। सो कौटिल्य इज नोन एज द मैकियावेली ऑफ इंडिया, इसीलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। क्लियर? तो भारत का मैकियावेली किसको बोलते हैं? कौटिल्य को बोलते हैं। भारत का मैकियावेली कौटिल्य को बोलते हैं। क्लियर? इतने पॉइंट्स आएंगे कहां से? अर्थशास्त्र से। तो ये भारतीय स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस, काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो अर्थशास्त्र के बारे में इतने पॉइंट्स हो गए। अब लिखेंगे, लिखिएगा पुराणों से भी, फ्रॉम पुराण, हाँ पुराण नहीं, ऐसे जनरली याद रखिएगा पुराण, जो पुराण बुक है ना, पुराणाज, तो ये पुराण से क्या होता है कि हम लोगों को एंशियंट किंग्स के बारे में जानकारी मिलती है, प्राचीन राजाओं के बारे में, भारतीय राजाओं के बारे में जानकारी का प्रमुख, लगभग सभी पुराण सभी राजाओं का वर्णन करता है। ऑल द पुराण एक्सप्लेन द किंगडम ऑफ इंडिया, बट विष्णु पुराण इज रिलेटेड टू, मोस्टली रिलेटेड टू मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर। तो विष्णु पुराण जो है वो मुख्य रूप से फोकस करता है किस पर? मौर्य साम्राज्य पर। इसीलिए याद रखिएगा पुराण में, जैसे पुराण में 3 महत्व, सबसे पुराण है मत्स्य पुराण, एंशियंट, इट इज रिलेटेड टू सातवाहना। तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जो सातवाहन वंश से संबंधित है। और उसके बाद वायु पुराण का संबंध गुप्त से। अच्छा, इसे भी देखिए, याद करने का थोड़ा तरीका होता है, अगर मिस करते हैं। दक्षिण भारत में समुद्र है, दक्षिण में समुद्र में मछली, और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश। तो ऐसे मान लो कि सातवाहन वंश से संबंधित मत्स्य पुराण, और वायु दिखाई नहीं देता, वायु गुप्त रहता है, तो गुप्त काल से संबंधित वायु पुराण। अब बच गया विष्णु पुराण। इसी 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित, तो मौर्य वंश से संबंधित विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण याद रखिएगा, मौर्यों से क्या लिखे? प्राचीन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश से संबंधित पुराणों से प्राचीन भारतीय राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों से प्राचीन भारतीय राजवंशों की जानकारी मिलती है। फ्रॉम पुराण वी कम टू नो अबाउट द एंशियंट इंडियन डायनेस्टीज। पुराणों से प्राचीन भारतीय राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण इज रिलेटेड टू मौर्यन डायनेस्टी। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। पुराणों की रचना किसने किया था पता है? किसने? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा ने। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, पता है, सारी घटना पास्ट की है, लेकिन लिखा गया फ्यूचर टेंस में। मतलब ये कि उन्होंने सोचा, बाद का आदमी थोड़े देखेगा कि हम पहले हुए कि किताब, मतलब कि वंश पहले हुआ। तो इसलिए उन्होंने लिखा 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करेगा।
करेगा, हाँ, मतलब ताकि लोगों को लगे कि उसको भविष्य की जानकारी पहले से मिल गई है। ठीक है, तो ऑल द जो कह सकते हैं सर्कमस्टांसेज इज गिवन इन फ्यूचर टेंस बट इट बिकेम, ये पहले हो चुका है और उसको वो लिख रहे हैं कि होगा, ताकि बाद के लोग जब किताब पढ़े तो समझे कि लोमहर्ष और उग्रसभा बहुत महान थे, उनको भविष्य की जानकारी थी। तो ठीक है, तो पुराणों से, इसीलिए पुराण को ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते हैं, पुराण को कथा पुराण में ही रख देते हैं, हिस्टोरिकल बुक ही रखते हैं, हिस्टोरिकल नहीं रखते हैं। ठीक है, तो पुराण जो है, विष्णु पुराण की रचना किसने की? तो वो सारे पुराणों की रचना लोमहर्ष और उग्रसर्वा ने की। तो विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। अब नेक्स्ट का ये नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इट वॉज रिटन बाय विशाखदत्त। विशाखदत्त किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। एक चीज याद रखिएगा, विशाखदत्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त काल का है। विशाखदत्त ने 2 पुस्तक लिखी, विशाखदत्त ने 2 पुस्तकें लिखी। 2 बुक्स वर रिटन बाय विशाखदत्त, वन इज मुद्रा राक्षस एंड सेकेंड इज देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, अब देखिए दोनों चंद्रगुप्त से ही संबंधित है, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। वो जो है देवी चंद्रगुप्तम, दैट इज रिलेटेड टू चंद्रगुप्त द्वितीय सेकेंड विक्रमादित्य, एंड इट इज रिलेटेड टू मुद्रा राक्षस इज रिलेटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य। तो लिखिएगा, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। विशाखदत्त रोट मुद्रा राक्षस which is related to चंद्रगुप्त मौर्य एंड नंदा वंश, नंदा डायनेस्टी। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की जो चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश से संबंधित है, which is related to चंद्रगुप्त मौर्य एंड नंदा डायनेस्टी। इन दिस बुक, देखिए पता है, गुप्त मौर्याज वेर कॉल्ड ब्रीसल, मौर्यों को ब्रीसल कहा गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस। ब्रीसल का मतलब होता है लो ऑरिजिन, लो ऑरिजिन। ठीक है, इन मुद्रा राक्षस मौर्यन वेर कॉल्ड ब्रीसल, इन मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस में मौर्यों को ब्रीसल कहा गया है, मौर्यों को ब्रीसल कहा गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल का, विच मीन्स फ्रॉम लो ऑरिजिन, लो ऑरिजिन, निम्न कुल का। ठीक है, तो यह है मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाखदत्त ने की। मुद्रा राक्षस में मौर्यों को क्या कहा गया? ब्रीसल कहा गया। ब्रीसल का मतलब होता है निम्न कुल का। अब बाकी ये राइटर्स याद रखिएगा, एकदम रट लेना है। अष्टाध्यायी, इट वॉज रिटन बाय पाणिनि, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की, महाभाष्य वॉज रिटन बाय पतंजलि। कल्पसूत्र वॉज रिटन बाय भद्रबाहु, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। और परिशिष्ट पर्व वॉज रिटन बाय क्षेमेंद्रगुप्त, ये हेमचंद्र सूरी ना, परिशिष्ट पर्व वॉज रिटन बाय हेमचंद्र सूरी। पता है जैन बुक है हेमचंद्र, ये परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व का मतलब क्या था पता है? परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व का मतलब हुआ कि ये जीवनी है, बायोग्राफी है। बायोग्राफी है, किसकी बायोग्राफी है? ये आपका महावीर स्वामी की बायोग्राफी, नहीं महावीर स्वामी, परिशिष्ट पर्व, इट इज हेमचंद्र, इट इज रिटन बाय हेमचंद्र। अच्छा, परिशिष्ट पर्व संस्कृत में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। जैन, एकमात्र जैन ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखी गई है। कल्पसूत्र जो है वो प्राकृत में लिखी गई थी, प्राकृत में लिखी गई थी। इसमें बायोग्राफी मिलता है। क्या? हाँ, तीर्थंकरों की जीवनी है। परिशिष्ट पर्व जो है ना, वो जीवनी है। बायोग्राफी ऑफ महावीर, बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर जो है वो परिशिष्ट पर्व में है, बायोग्राफी है। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। अर्थशास्त्र कौन? महाभाष्य, महाभाष्य संस्कृत में है, अष्टाध्यायी भी संस्कृत में है। ये सब जो है ना संस्कृत में ही। अर्थशास्त्र जो है, मतलब ये सारे ग्रंथ जो है संस्कृत में है, केवल ये कल्पसूत्र है जो कि प्राकृत में लिखा गया। अच्छा, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र रचना किसने की? कौटिल्य ने की। लोमहर्ष और उग्रसर्वा ने
पुराणों की रचना की। लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने पुराणों की रचना की। फर्स्ट ये मुद्रा राक्षस की रचना की विशाख दत्त ने। फर्स्ट बुक ऑन ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, अष्टाध्यायी, इट वाज रिटन बाय पाणिनि। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लेरिफिकेशन ऑफ अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पर टीका है महाभाष्य, इट वाज रिटन बाय पतंजलि। दैट मीन्स कि महाभाष्य भी एक संस्कृत व्याकरण की बुक है, संस्कृत व्याकरण की बुक है। कल्पसूत्र वाज रिटन बाय भद्रबाहु एंड परिशिष्ट पर्व बाय हेमचंद्र। एकदम इतना याद कर लीजिए, ये रटा रहना चाहिए। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से कि किसकी रचना किसने की, मिलाने वाला क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो इसको याद रखेंगे। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की, विष्णु पुराण, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, पूरे पुराण की रचना ही लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा ने किया। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की और परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र ने की। अब इसके बाद याद रखेंगे, ये तो हो गए क्या इंडियन सोर्सेस। इसके अलावा आपके पास विदेशी साहित्य भी है, फॉरेन लिटरेचर भी है। और फॉरेन लिटरेचर में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडिका। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इंडिका। इंडिका याद रखेंगे। द ओरिजिनल बुक वॉज लॉस्ट, जो मूल प्रति है, मूल किताब है, वो खो गई है। और वी कम टू नो अबाउट इंडिका बाय द बुक ऑफ एस्ट्रेबो, बाय द बुक ऑफ जस्टिन, बाय द बुक ऑफ प्लूटार्क, by the book of Appianus, by the book of, तो बाद के जो भी बुक हुए ना, प्लिनी, तो बाद के जो ये सब राइटर हैं कौन कौन? एस्ट्रेबो हैं, जस्टिन हैं, प्लूटार्क हैं। इन सब की पुस्तकों में लिखा मिलता है कि इंडिका के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडिका, इट वाज इन इंडिया, भारत में यह था। तो ये सारा जगह से इकट्ठा किया ये एप्पियानस याद रखिएगा। एप्पियानस या एप्पियान भी बोलते हैं इसको। एप्पियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया है। एकमात्र राइटर है जो दोनों के बीच में बैटल की बात करता है और दोनों के बीच में ट्रीटी की बात करता है, संधि की बात करता है। और उसका प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री बुक है। अच्छा, तो ये जो पुस्तकें हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? इंडिका। तो लिखिएगा, मौर्य काल की जानकारी का सबसे प्रमुख विदेशी ग्रंथ इंडिका है। मौर्य काल की जानकारी का सबसे प्रमुख विदेशी ग्रंथ इंडिका है। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्य पीरियड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन लिटरेचर इज इंडिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन बुक इज इंडिका। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इंडिका है। इट वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। इसकी रचना मेगास्थनीज ने की। इट वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। इसकी रचना मेगास्थनीज ने की। तो मेगास्थनीज ने किसकी रचना की? इंडिका की, मेगास्थनीज। बट ओरिजिनल बुक इज नॉट अवेलेबल, लिखेगा, किंतु इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। बट इट्स ओरिजिनल कॉपी इज नॉट अवेलेबल। इट्स ओरिजिनल कॉपी इज नॉट अवेलेबल, किंतु इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। क्लियर? और एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्लेनेशन विच वेर गिवन in the books of Strabo, Justin, Plutarch, Appianus, Pliny, these are compiled by Swanbeck. इन सब को स्वानबेक ने क्या किया? संकलित किया। स्वानबेक, इसीलिए स्वानबेक को इंडिका का संकलन करता कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इंडिका का संकलन करता स्वानबेक है। स्वानबेक इज द कंपाइलर ऑफ इंडिका। स्वानबेक इज द कंपाइलर ऑफ इंडिका। तो स्वानबेक है, स्वानबेक। तो इंडिका का संकलन करता कौन है? स्वानबेक, क्योंकि ओरिजिनल बुक उपलब्ध नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, मेगास्थनीज यहां आया था ना, तो इसकी स्थिति भी पीके टाइप की थी। जो देखता था लिख देता था।
इसको डाउट हो जाता था। जैसे यहां पता है, यहां लोग नौकर के साथ भी पुत्रवत व्यवहार करते हैं। यूनान में नौकर को डांट के बुलाया जाता, मारा पीटा जाता था। लेकिन यहां पर क्या है, बोले बेटा पानी लेके आओ। तो यहां का जो व्यवहार था उसको लगता था कि घर का ही मेंबर है, तो बोलता है दास प्रथा नहीं था। ये बोलता है दास प्रथा नहीं था। यहां अनाज के भंडार हुआ करते थे। जब अकाल पड़ते थे तो अनाज के भंडार लोगों के लिए खोल दिया कर जाता था। जबकि यूनान में जब अकाल पड़ता था तो लोग भूखों मरने लगते थे। यहां कभी उसने भूखा मरते देखा नहीं, तो बोलता है कि इंडिया में अकाल नहीं पड़ता था। प्लस जो है यहां देखा कि अब मंत्री लोग अलग कपड़ा पहन रहे हैं, मजदूर लोग अलग कपड़ा पहन रहे हैं, अलग गेटअप है उनका। उसके आधार पर इसने बताया कि भारत में 7 जातियां थी। देयर वर 7 कास्ट इन इंडिया, ठीक है। और यहां पर जो शिव को उसने डायोनिसस के रूप में और कृष्ण को उसने हेराक्लीज के रूप में एक्सप्लेन किया है कि इंडिया के लोग हेराक्लीज और डायोनिसस की पूजा करते थे, कृष्ण और शिव की पूजा करते थे। तो कुछ बातें इनकी सही भी थी और कुछ बातें जो है देखी सुनी सुनाई थी, देखी हुई थी। तो कई जगह पर यह गलत था, क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज समझता नहीं था, सिर्फ जो देखता था लिख देता था। तो भारत में अकाल नहीं पड़ता है, भारत में दास प्रथा नहीं था, भारत में 7 जातियां थी। ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन जो मेगास्थनीज की इंडिका की है, जो रॉन्ग साबित होती है, रॉन्ग प्रूफ होती है बाद में। तो ये चीज याद रखेंगे कि स्पेशली ये 3 से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकाल नहीं पड़ते थे, फिर दास प्रथा नहीं थी, स्लेवरी सिस्टम वाज नॉट इन इंडिया, ड्रॉट वेयर नॉट फाउंड इन इंडिया, एंड थर्ड वन देयर वेर 7 कास्ट्स इन इंडिया। तो भारत में 7 जातियां थी। इसके अलावा कुछ अधिकारियों की चर्चा करता एरिस्टोनोमोई, एग्रोनोमोई। तो एरिस्टोनोमोई और एग्रोनोमोई जो कि नगर कमिश्नर होते थे और जो सड़क निर्माण के अधिकारी होते थे, इनकी भी चर्चा मेगास्थनीज करता है, जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये याद रखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका। इसके बाद देखेंगे कुछ बुक्स हैं, इनका केवल राइटर का नाम याद रखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री वाज रिटन बाय प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? प्लिनी ने की, प्लिनी ने की। ज्योग्राफी वाज रिटन बाय टॉलेमी, ज्योग्राफी का वाज रिटन बाय टॉलेमी, ज्योग्राफी का वाज रिटन बाय टॉलेमी, टॉलेमी ने की। हाँ, ज्योग्राफिया भी चलेगा, ज्योग्राफिया। एक्चुअली ज्योग्राफी का एक बुक है जो हेकेटियस, ये इरेटोस्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तो इरेटोस्थनीज से भी इस काल की जानकारी मिलती है। इरेटोस्थनीज जिसने ज्योग्राफी का, आप लोगों को पता होगा फादर ऑफ ज्योग्राफी हेकेटियस को बोला जाता है, लेकिन जो ज्योग्राफी वर्ड का यूज जो किया था वो इरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी जो होता है वो इरेटोस्थनीज होता है। लेकिन ज्योग्राफिया बुक जो पहली बुक है, आपको पता होगा मानचित्र का जन्मदाता यही है, टॉलमी। टॉलमी वाज द फादर ऑफ जो कार्टोग्राफी मैपिंग, तो इसको कहा जाता है। लेकिन फर्स्ट कार्टोग्राफर जिसने साइंटिफिक ढंग से किया था वो एनेक्सीमेंडर था। वो एनेक्सीमेंडर जो विश्व का मानचित्र जो बनाया था साइंटिफिक मेथड से, पहला मानचित्र बनाया था ज्योग्राफी, ये टॉलमी ने विश्व का पहला मानचित्र बनाया था टॉलमी ने। इसीलिए टॉलमी को पहला ये बोलते हैं, मानचित्र का जनक बोलते हैं। लेकिन फर्स्ट कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफी जो एक साइंस है, इसको डेवलप करने का श्रेय एनेक्सीमेंडर को जाता है। थेल्स और एनेक्सीमेंडर मैथमेटिशियन थे, इन लोगों ने डेवलप किया था। तो वो सब ज्योग्राफी का चीज है, यहां हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, द राइटर इज अननोन। इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं, लेखक अज्ञात। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक अज्ञात है, ये तीनों लिख लेंगे। पूछो। नहीं, अज्ञात अननोन है, मतलब जानकारी नहीं है, अज्ञात नाम नहीं है, मतलब अननोन है, अननोन। तो इसके पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है यह जानकारी नहीं है। इनसे भी जानकारी मिलती है भारत के संदर्भ में, आप लोग को पता ही होगा। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जैसे भारत का मानचित्र जो है ना, हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और खास करके देखिएगा कि एक अरिकमेडू यहां बंदरगाह था, अरिकमेडू। यहां जो था ये ताम्रलिप्ति था, ताम्रलिप्ति, और ये कलकत्ता बंदरगाह। और यहां था बेरीगाजा, बेरीगाजा।
ये 3 प्रमुख बंदरगाह की चर्चा यूनानी इतिहासकार करते हैं, और खास करके अरिकमेडु के संदर्भ में एक प्लिनी का कथन है कि यहां से जो व्यापार होता था, इसमें यूनान का सोना भारत चला जाता है, भारत से वो लोग अनाज मंगाते थे, यानी जो खाद्यान्न उत्पादन हर साल होता है, और जो वहां के खान से सोना निकलता था वो इंडिया आता था। तो इस पर प्लिनी आंसू बहाता है कि वो बोलता है कि व्यापार हमारे पक्ष में नहीं था, व्यापार इंडिया के पक्ष में था। तो प्राचीन भारत का व्यापार था। ऐसे ही थोड़े ना भारत सोने की चिड़िया कही जाने लगी थी, क्योंकि हमारा जो ट्रेड था ना वो क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड था। तो हम एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट हर साल उपजाते थे, सेंड करते थे, बदले में सोना चांदी प्राप्त होता था। तो इंडिया काफी धनी हो गया था। वही ना सोने की चिड़िया को अंग्रेजों ने क्या किया, कंगालों का देश बना दिया। तो वो बाद में हम लोग देखेंगे कैसे ब्रिटिश रूल आई और ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, धन का निष्कासन हुआ, मतलब आयात निर्यात हर चीज में, मतलब यहां से केवल कच्चा माल का स्रोत बना लिया, यहां से ले जाते थे अब बना के फिर यहीं लाके बेचते थे। तो धीरे धीरे इंडिया जो है वो कंगाली के दौर में चला गया। तो चलिए, क्या बेरीगाजा, वही भरूच, भारूकच्छ, गुजरात में है। तो ये 3 बंदरगाह की चर्चा मिलती है, क्लियर। तो ये स्रोत हो गए जिनसे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे हम लोग जा रहे हैं, ये जो मौर्य साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इनिशियल 3 रूलर वेयर इंपॉर्टेंट, आरंभ के 3 शासक महत्वपूर्ण हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। और उसके बाद सक्सेसर ऑफ अशोक वेयर नॉट पावरफुल, अशोक के उत्तराधिकारी अधिक शक्तिशाली नहीं थे। देन क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो मौर्य साम्राज्य के पतन में बहुत बड़ी भूमिका अगर देखा जाए तो वो अशोक के उत्तराधिकारियों की थी। उत्तराधिकारी जो सक्सेसर अगर पावरफुल नहीं हुए तो डिक्लाइन हो गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो आगे थोड़ा सा इसके बाद हम लोग साहित्यिक स्रोत के बाद पुरातात्विक स्रोत भी देख लेते हैं, फिर रूलर पे आएंगे। पुरातात्विक स्रोत भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में भवन अवशेष, बिल्डिंग रिमेनिंग्स। इसके बाद हमारा है अशोक के अभिलेख, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स। जब से सबसे ऑथेंटिक सोर्स अगर है तो वो क्या है, अशोक के अभिलेख हैं। इसके अलावा मृदभांड, NBPW। मौर्य काल की जानकारी के 2 स्रोत हम लोगों ने किया, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल मतलब क्या, जो खुदाई से प्राप्त होता है, पुरातत्व, पुराना तत्व है, पुरानी चीजें हैं, जो भी पुरानी चीजें मौर्य काल की मिलती है उनको देख करके उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट है भवन अवशेष। यही कुम्हार पार्क जाइएगा तो वहां कुछ मिलेगा मौर्य काल का, ठीक है। हाँ, तो ये जो कुम्हार में बोला जाता है कि 1000 खंभों वाला जो महल था किसके द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। दूसरी बात, मिट्टी के बर्तन में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, आप लोगों को मैं बता चुका हूं, मृदभांड संस्कृति थोड़ा सा बताया था, जिसमें कि BRW, OCP, PGW और उसके बाद NBPW है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। ये पॉलिश आज भी आश्चर्यचकित करते हैं। मिट्टी के बर्तन पर जो काला पॉलिश किया गया था वो आज भी आश्चर्यचकित करता है। वो कलर आज भी उसी तरह का है जो जिस समय का था, यानी बिल्कुल नया टाइप का लगता है। तो ये उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड से भी इस काल की जानकारी मिलती है जो मगध से संबंधित है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो अशोकाज एडिक्ट, इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोकाज। अशोक के अभिलेख से कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। पहला तो यह आता कि इसकी खोज किसने की, 1750 में टिफेन थेलर ने इसकी खोज की थी। टिफेन थेलर 1837 में इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं।
और प्राकृत भाषा की लिपि कौन कौन सी थी, स्क्रिप्ट कौन कौन सा था? लिपि, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि भी है, खरोष्ठी भी है, और खरोष्ठी का यूनानी, खरोष्ठी के प्रभाव में जब यूनानी ईरानी लिपि का विकास हुआ तो वो आरेमाइक होता है, आरेमाइक, आरेमाइक। और कंधार अभिलेख जिसमें आरेमाइक के साथ साथ यूनानी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। यानी कि अशोक के अभिलेख चारों लिपि में है। अच्छा याद रखिएगा, जैसे ये मैंने लिख दिया राम, ये देवनागरी लिपि में हुआ, और यही राम मैंने लिख दिया ऐसे, ये रोमन लिपि में हो गया, लेकिन दोनों क्या उच्चारण क्या है? राम। तो लैंग्वेज प्राकृत है, लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन लिपि क्या है? ये देवनागरी लिपि, रोमन लिपि। वैसे ही लिपि क्या है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरेमाइक, यूनानी। लिखा सब जगह प्राकृत में ही है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं राम आम खाता है, तो इसको देवनागरी में लिख दिए राम आम खाता है, इसको रोमन में लिख दिए ये राम आम खाता है। तो लैंग्वेज ये भी हिंदी ही ना है, ये भी हिंदी है, ये भी हिंदी है, लेकिन यहां देवनागरी, ये रोमन। तो वैसे ही है, सबकी भाषा एक है। लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि भाषा प्राकृत है, लिपि चार चार है। तो लिपि चार है लेकिन भाषा प्राकृत। प्राकृत एक्चुअली क्या था ना, प्राकृत आम लोगों की भाषा थी, लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपुल। क्योंकि जितने भी राजा महाराजा होते थे, किंग होते थे, वो संस्कृत बोलते थे। संस्कृत जो था स्टैंडर्ड लैंग्वेज था। नहीं हायर सोसाइटी में लोग एकदम इंग्लिश में बात करते हैं, और जब गांव देहात में चलिए पूरा ठेठ चालू हो जाता है। तो वही ये ठेठ हो गया प्राकृत, जिसको अर्धमागधी भी बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। दैट वाज लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरेमाइक और यूनानी में लिखे गए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अशोक के अभिलेखों को हम लोग कई भाग में बांट सकते हैं। अशोक के अभिलेखों, एक तो क्या था? बृहत शिलालेख, बृहत शिलालेख। तो ये क्या हो गया? ग्रेट स्टोन एडिक्ट। फिर है लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। फिर है बृहद स्तंभ लेख। ये हो गया ग्रेट स्टोन एडिक्ट, स्मॉल स्टोन एडिक्ट, ग्रेट पिलर एडिक्ट, बृहद स्तंभ लेख, पिलर, पिलर स्तंभ, दीवार, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। एक कैटेगरी और है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं कलिंगा स्टेटमेंट, कलिंग ज्ञापन, कलिंगा स्टेटमेंट, कलिंग ज्ञापन, कलिंगा स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट वन गुहालेख, केव इंस्क्रिप्शन, केव एडिक्ट, गुहालेख। स्पेशली नागार्जुनी पहाड़ी में, नागार्जुनी पहाड़ी में दशरथ का अभिलेख प्राप्त होता है, इंस्क्रिप्शन ऑफ द दशरथ। अशोक का पोता था दशरथ, उसका नागार्जुनी पहाड़ी में प्राप्त होता है। तो एडिक्ट ऑफ अशोका कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ग्रेट एडिक्ट, स्मॉल एडिक्ट, नहीं ग्रेट स्टोन एडिक्ट, ये शिलालेख है, पत्थर, बृहद पत्थर का अभिलेख, बृहद शिलालेख, ग्रेट स्टोन एडिक्ट, स्मॉल स्टोन एडिक्ट, ग्रेट पिलर एडिक्ट, पिलर, ये हो गया स्मॉल पिलर एडिक्ट, कलिंगा स्टेटमेंट एंड केव इंस्क्रिप्शन, केव एडिक्ट, गुहालेख। तो अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख से क्या क्या पॉइंट याद रखना? फर्स्ट वन, इन 1750 इट वाज डिस्कवर्ड बाय टिफेनथेलर। टिफेनथेलर के द्वारा 1750 में इसकी खोज की गई थी, इसकी खोज की गई थी। उसके बाद 1837 में इन 1837 इट वाज रेड बाय जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। फिर इन प्राकृत लैंग्वेज, इट वाज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, यह प्राकृत भाषा में लिखी गई। इसमें 4 लिपि का प्रयोग किया गया, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरेमाइक, यूनानी। ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरेमाइक, यूनानी। स्पेशली याद रखिएगा कि जो मनसेहरा अभिलेख है, मनसेहरा अभिलेख है और शाहबाजगारी अभिलेख है, ये 2 अभिलेख जो हैं ये लिखे गए हैं आरेमाइक में लिखे गए हैं, ये 2 आरेमाइक में लिखे गए हैं।
खरोष्ठी में लिखे गए हैं यहाँ वाले, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत वाले, जो भारत पाकिस्तान के बीच का जो एरिया है ना, वहां वाले खरोष्ठी में लिखे गए, पंजाब वगैरह के क्षेत्र में। और भारत में जो लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये लिख लिया ना, सब लिख लिया है ना। तो क्या है कि अशोक के अभिलेख को खोजा था 1750 में टिफिन टेलर ने, क्लियर, याद हो गया। 1837 में इसकी खोज की थी जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट वन, यह प्राकृत भाषा में है, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आर्यमाइक लिपि, यूनानी लिपि है। और अशोक के जो अभिलेख हैं इनको कई कैटेगरी में बांटा जाता है, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, कलिंग ज्ञापन एंड गुहा लेख। तो इतने कैटेगरी में बांटा जाता है। इसके बाद याद रखेंगे कि जो अशोक के अभिलेख है, अशोक के अभिलेख में बृहद शिलालेख 14 हैं, बृहद शिलालेख 14 हैं और बृहद स्तंभ लेख 7 हैं। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है कि बृहद शिलालेख 14 ही है, नहीं, 14 हैं लेकिन 8 स्थान से प्राप्त होते हैं। 14 कहने का अर्थ क्या है, दैट मीन्स कि देयर आर 14 स्टेटमेंट्स, 14 बातें लिखी गई हैं, 14 लेख लिखे गए हैं, इसीलिए इसको 14 बृहद शिलालेख कहते हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी रहती है, अक्सर लोग कंफ्यूज, ये लिख लिया है ना। थोड़ा सा मैं इसको बता दे रहा हूं इस तरह से कि जो अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस तरह के हैं, 2 कैटेगरी के हैं। अशोक के अभिलेख 2 कैटेगरी के हैं, मतलब एक तो बृहद शिलालेख और बृहद स्तंभ लेख। तो मैंने बताया कि बृहद जो शिलालेख है ये उसमें 14 बातें हैं, मतलब एक पत्थर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 बातें लिखी गई हैं, इसमें 14 बातें लिखी गई हैं। तो ये 14 बातें लिखी गई हैं, इसीलिए इसको 14 बृहद, बड़ा सा पत्थर है, 14 बातें लिखी गई हैं, तो 14 इसी में 7वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा है, 7वां अभिलेख जो है, 7वां शिलालेख बृहद शिलालेख सबसे बड़ा अभिलेख है। और ये 14 बात में याद रखिएगा, 2 जो 13-14 है ना, 13वां जो है वो कलिंग युद्ध से संबंधित, कलिंग युद्ध से संबंधित है, विदेशी संबंधों से संबंधित है। 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है। और जो भी गलतियां हो गई उसके लिए क्षमा याचना 14 में की गई है। और ये 13-14 को कलिंग से गायब कर दिया गया। कलिंग में देखिए, पहली बात याद रखिए, ये 14 बातें 8 स्थानों से प्राप्त होती हैं। शहबाजगढ़ी यानी पेशावर जिला, शहबाजगढ़ी, हजारा जिला, ये हो गया मानसेहरा, मानसेहरा, फिर कालसी, कालसी, ये कहां है कालसी, उत्तराखंड, उत्तराखंड देहरादून के पास कालसी, सोपारा महाराष्ट्र में, सोपारा, एरगुडी आंध्र प्रदेश में, एरगुडी, कितना हो गया 2 2 4 1 5, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ गुजरात। और उसके बाद है धौली और जौगढ़, धौली जौगढ़, धौली है पुरी जिला उड़ीसा और जौगढ़ है गंजाम जिला उड़ीसा। तो there were 14 stone edicts which were found in 8 places, 8 स्थानों को प्राप्त होता है। फर्स्ट वन शहबाजगढ़ी, सेकेंड वन मानसेहरा, थर्ड वन कालसी, फोर्थ वन जूनागढ़, फिफ्थ वन सोपारा, सिक्स्थ वन एरगुडी, सेवेंथ वन धौली एंड एथ वन जौगढ़। बोथ आर रिलेटेड टू कलिंगा, कलिंग से संबंधित है। देवानाम प्रियदर्शी अशोक, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध का त्याग किया। भीषण रक्तपात को देख करके उसका हृदय परिवर्तित हो गया, यानी कि कलिंग युद्ध में बहुत लोगों को उसने मारा था। ये मारने की चर्चा मिलता है 13वें शिलालेख में। तो स्वाभाविक सी बात है, कलिंग के लोग को बताते रहेगा तो कलिंग में तो विद्रोह हो जाएगा, इसलिए वहां से 13वां शिलालेख गायब कर दिया। और 14 में कि जो गलती हुई उसके लिए माफी मांगते हैं, तो वो भी हटा दिया। तो 2 हटा दिया। बोलो गलती क्या हुई थी, तो लोग ढूंढने लगे तो पता चलेगा ना कलिंग में गलती हुई थी।
तो इसीलिए तो ये दोनों को यहां से गायब करके यहां दो अलग स्टेटमेंट डाल दिया गया कलिंग की जनता के लिए। यहां भी 14 बात है लेकिन दो अलग है। इसी को हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं जिसको कलिंगा स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसको कलिंग ज्ञापन कहते हैं। क्लियर? तो ये याद रखेंगे कि अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। क्लियर? तो अशोक के बृहस्पतिशिला हाँ लास्ट बना कर लिखा हुआ, हाँ उस पर लिखा हुआ। तो यही है। तो 14 बातें हैं और इसको मतलब पढ़ना हो तो चले जाइए कुम्हार पार्क। ठीक है? तो 14 बातें और वही 7 बातें हैं 7 बृहत स्तंभ लेख में। जो 7 ग्रेट पिलर एडिक्ट है उसमें 7 बातें हैं और वो 6 स्थान से प्राप्त होती हैं। चंपारण से 2 है। ठीक है? कौन कौन? हाँ अरेराज नंदनगढ़ और लौरिया नंदनगढ़ और अरेराज लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ये 3 मिलता है चंपारण में। चंपारण से 3 मिलता है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। और उसके बाद एक कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी। ठीक है? और उसके अलावा मेरठ और टोपरा, मेरठ और टोपरा। और मेरठ और टोपरा से इसको ले आया था, दिल्ली मंगवा लिया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवा लिया था मेरठ और टोपरा वाला। क्लियर? तो मेरठ और टोपरा वाला अभी दिल्ली में है तो इसीलिए उसको दिल्ली मेरठ कहते हैं, दिल्ली टोपरा कहते हैं। तो देर ये दिमाग में रखिएगा कि अशोक के 14 बृहत शिलालेख थे और अशोक के 14 बृहत शिलालेख थे जो 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। क्लियर? लिख लिया? साबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, जूनागढ़, सोपारा, धौली, जौगढ़, एरगुड़ी, धौली, जौगढ़। ये देखिए साबाजगढ़ी पेशावर जिला पाकिस्तान में है, मानसेहरा हजारा जिला पाकिस्तान में है, ये कालसी देहरादून उत्तराखंड में है, देहरादून उत्तराखंड में, जूनागढ़ गुजरात में है, जूनागढ़ गुजरात में है, सोपारा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, धौली गंजाम जिला, नहीं धौली जो है वो पुरी जिला, धौली पुरी जिला और जौगढ़ गंजाम जिला उड़ीसा, गंजाम जिला उड़ीसा, गंजाम डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखेंगे यहां पर पेशावर जिला में साबाजगढ़ी, हजारा जिला में मानसेहरा, दोनों पाकिस्तान में, देहरादून में कालसी, गुजरात में जूनागढ़, महाराष्ट्र में सोपारा, आंध्र प्रदेश में एरगुड़ी, उड़ीसा के पुरी में धौली, उड़ीसा के गंजाम में जौगढ़। और ये हाँ इसके अलावा कलिंग ज्ञापन जो है वो धौली जौगढ़ में है, 2 है, इसीलिए उसको 2 पृथक शिलालेख बोलते हैं, 2 पृथक शिलालेख भी बोला जाता है। 2 सेपरेट जो स्टोन एडिक्ट भी बोलते हैं इसको, पृथक कलिंग ज्ञापन या पृथक शिलालेख भी बोलते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक और पॉइंट की याद रखेंगे कि 7 स्तंभ लेख, 7 पिलर एडिक्ट, 7 स्तंभ लेख 6 स्थान से प्राप्त होता है, 6 स्थान से प्राप्त होता है। ठीक है? फ्रॉम 6 प्लेसेस, 6 प्लेसेस। कौन कौन? तो लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, रामपुरवा, 3 आर इन चंपारण, ये चंपारण में प्राप्त होता है, चंपारण। इसके अलावा दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। ये एक्चुअली भेजा गया था, फिरोज शाह तुगलक ने भेजा पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ पाए बोले उठा के ले आओ, तो ये मंगवा लिया था दिल्ली में। तो पहले ये था टोपरा और मेरठ में था, अभी वर्तमान में दिल्ली में है। और एक है कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख याद रखेंगे। कौशाम्बी अभिलेख को ही रानी का अभिलेख भी कहा जाता है।
कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द इंस्क्रिप्शन ऑफ क्वीन, रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसी को इलाहाबाद अभिलेख भी बोलते हैं, इसी को प्रयाग अभिलेख भी बोलते हैं, प्रयाग अभिलेख भी यही है। इसमें 3 अभिलेख है, पता है, प्रयाग अभिलेख में 3 अभिलेख हैं। एक तो है अशोक का, दूसरा है समुद्रगुप्त का और तीसरा है जहांगीर का। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त का है वो इसी में है। तो देयर आर 3 इंस्क्रिप्शन 3 एडिक्ट्स इन कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन। कौशाम्बी एडिक्ट में, कौशाम्बी अभिलेख में 3 अभिलेख हैं। एक अशोकाज के हैं, अशोक के हैं, दूसरा विच इज कॉल्ड द क्वीन इंस्क्रिप्शन जिसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, दूसरा है समुद्रगुप्त का जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में लिखा गया, प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। और तीसरा इसी में जहांगीर का अभिलेख है, जहांगीर का इंस्क्रिप्शन है। क्लियर? फ्रॉम 6 प्लेसेस, 6 स्थान से 7 स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख। कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कौशाम्बी एडिक्ट, ऑल्सो कॉल्ड क्वींस एडिक्ट। रानी का अभिलेख कहते हैं किसको? कौशाम्बी अभिलेख को, जो तीवर की माता रानी कारुवाकी द्वारा लिखित है। यानी उसमें तीवर की माता कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इट वॉज डिस्क्राइब्ड दैट मदर ऑफ तीवर, तो अशोक का एक पुत्र हो गया तीवर जिसकी माता है कारुवाकी। कारुवाकी अशोका द ग्रेट मूवी देखे होंगे, उसमें कारुवाकी, शाहरुख खान और वो करीना है शायद, तो कारुवाकी, तो कारुवाकी। हालांकि वो लिटरेरी सोर्सेस में बहुत कुछ कहानियां भी बना दी जाती हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शन में वो कहानी नहीं है जो कहानी वो फिल्म में दिखाया गया। इसलिए बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि बेकार की चीजें, मनगढ़ंत चीजें बना करके परोस दी जाती हैं, जबकि अशोक के अभिलेख में रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। डोनेशन का डिस्क्रिप्शन है, मदर ऑफ तीवर, तीवर की माता। तो अशोक का एक पुत्र हो गया तीवर, एक पुत्र कुणाल, ठीक है क्या? हाँ, एक महेंद्र हो गया, महेंद्र संघमित्रा जिसको कि भेजा गया था। हम लोग अशोक पढ़ेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने देखा कि इस काल की जानकारी। अशोक के अभिलेख से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इतना लिख लिया। हाँ, एक्चुअली पूर्वी चंपारण में शायद, देखिए है क्या ना, पूर्वी पश्चिमी के बीच में भी है। हाँ, पहले एक ही था चंपारण, इस क्या पूर्वी चंपारण में एक है, अरेराज है शायद, और नंदनगढ़ जो है ना, हाँ दोनों के बीच में है। हाँ, वाल्मीकि रिजर्व में है ये रामपुरवा। रामपुरवा से ही, रामपुरवा में जो मिला स्तंभ मिला है ना, उस पर किसकी आकृति? गाय की आकृति है ना, मतलब वो जो जिसको कि राष्ट्रपति भवन में लगाया गया, वृषभ की आकृति है, बैल की आकृति है जिसको कि राष्ट्रपति भवन के सामने लगाया गया है, वो रामपुरवा वाला ही है, रामपुरवा वाला। तो ये याद रखेंगे। चलिए, तो कितने पॉइंट्स हो गए? अब थोड़ा सा फिर से आ जाते हैं। तो अशोक के अभिलेख 1750 में किसने खोजा? टिफेन टेलर ने। 1837 में इसे पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, प्राकृत भाषा में 4 लिपि का प्रयोग किया, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी। इसी में याद रखेंगे कि जो यूनानी और अरामाइक मतलब बोथ लैंग्वेज का यूज किया गया कांधार अभिलेख में। कांधार अभिलेख में दोनों का प्रयोग किया गया। कांधार अभिलेख में दोनों का प्रयोग किया गया, जबकि मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी में अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया। नहीं, अरामाइक, खरोष्टी का ही विकसित रूप है अरामाइक। खरोष्टी के प्रभाव में ही अरामाइक का विकास हुआ था ईरान वाले एरिया में, तो उसी का बोला जाता है इम्पैक्ट। वो जो मिलता है हम लोगों को, कहां मिलता है? वहां पर शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा मिलता है। और डाउट है, देखिए ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता था और खरोष्टी दाएं से बाएं लिखा जाता था। ये याद रखिएगा, अधिकांश अभिलेख बायां से दायां ही है। केवल एक अभिलेख है खरोष्टी जो दायां से बायां, फारसी की तरह। खरोष्टी अभिलेख जो है दायां से बायां है। खरोष्टी के प्रभाव में ही विकास हुआ किसका? अच्छा, ठीक है, उसको याद रखेंगे। वह खरोष्टी लिपि में है मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी।
और उसी के इफेक्ट से ईरान में डेवलप हुआ अरेमाइक लिपि। हाँ ये ठीक है, अब पॉइंट ठीक है, इसको मेमोराइज कर लीजिए कि शाहबाजगरी और मानसेहरा अभिलेख, शाहबाजगरी एंड मानसेहरा इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन खरोष्टी लिपि एंड आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ खरोष्टी इंस्क्रिप्शन, खरोष्टी स्क्रिप्ट, अरेमाइक स्क्रिप्ट वेयर डेवलप्ड। तो अरेमाइक लिपि का जो विकास हुआ खरोष्टी के प्रभाव में हुआ। हाँ, और कंधार अभिलेख बोथ में है, बाइलिंगुअल है, कंधार और सारेकुना। अच्छा हाँ, सारेकुना अभिलेख जो है वो आपका क्या अरेमाइक में है, सारेकुना अभिलेख अरेमाइक में है। ये पॉइंट एकदम याद कर लीजिए, क्या कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारेकुना अभिलेख, सारेकुना अभिलेख अरेमाइक लिपि में है, और शाहबाजगरी और मानसेहरा, शाहबाजगरी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में है। कंधार अभिलेख जो है बाइलिंगुअल है, वो अरेमाइक और यूनानी दोनों का प्रयोग किया गया है, बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट है, अरेमाइक और यूनानी दोनों लिपि का प्रयोग किया गया। किसमें? कंधार में। क्लियर? कंधार में अरेमाइक यूनानी दोनों का प्रयोग किया गया, शाहबाजगरी और मानसेहरा में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया, सारेकुना जो है अरेमाइक लिपि में है, अरेमाइक लिपि में। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट है। सातवां बृहद शिलालेख, सबसे बड़ा अभिलेख, सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? सातवां बृहद शिलालेख, सातवां बृहद शिलालेख, सेवेंथ स्टोन एडिक्ट, सेवेंथ ग्रेट स्टोन एडिक्ट इज द लार्जेस्ट एडिक्ट ऑफ अशोका। ठीक है, अशोका। दूसरी बात, संगम राज्यों का वर्णन, संगम राज्यों का वर्णन यानी पड़ोसी राज्यों का वर्णन तथा क्या विदेशी राज्यों का वर्णन तथा कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में। एकदम याद कर जाइए, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इससे रिलेटेड है रुमिनदेही अभिलेख से क्वेश्चन आता है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है रुमिनदेही अभिलेख, जो नेपाल की तराई क्षेत्र में है। रुमिनदेही अभिलेख, रुमिनदेही अभिलेख अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है रुमिनदेही अभिलेख, रुमिनदेही अभिलेख। हाँ, हाँ, दूसरा और 13वां, दूसरा और 13वां, सेकेंड और 13, इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन 13 में है, और दूसरा और 13वां जिसमें संगम और राज्यों का वर्णन है, केरल पुत्र, सतीय पुत्र का प्रयोग जो किया गया है वो। हाँ, पांचवा में भी है, पांचवा में भी कुछ विदेशी संबंध की चर्चा, लेकिन मेनली जो ये आता है ना, संगम राज्य की चर्चा कहाँ मिलती है, संगम काल का, तो वो जो है मतलब संगम राज्य का, हाँ संगम राज्य का मतलब कि जो पड़ोसी राज्यों का जो चर्चा मिलती है वो दूसरा और 13वां। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, दूसरा 13वां और 13वां, चूंकि देखिए 13वां वहां कॉमन है तो 13वां से ही पता चल जाता है, क्योंकि दूसरा करके दूसरा 7वां, दूसरा 13वां ऐसे करके दिया रहता है, तो आंसर होगा दूसरा और 13वां। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इतना हो गया अशोक के अभिलेख से। रुमिनदेही अभिलेख में याद रखिएगा, इसमें क्या है कि जब अशोक ने यात्रा की थी रुमिनदेही की, तो वहां पर टैक्स को कम कर दिया था। एक याद रखिए, मौर्य काल में टैक्स वसूला जाता था 1/6, या 1/6 से 1/8 कर दिया था भू राजस्व को अशोक ने। इसकी चर्चा रुमिनदेही अभिलेख में मिलती है। रुमिनदेही अभिलेख कर से संबंधित है, टैक्स से रिलेटेड है। रुमिनदेही अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने कर को, रुमिनदेही में कर को नेपाल के तराई प्रदेश में बुद्ध से संबंधित था, तो वहां जब यात्रा किया तो वहां पर क्या किया, 1/6 से भू राजस्व को 1/8 कर दिया। इसकी जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेख से। क्लियर? 7वां बृहद शिलालेख, बृहद मतलब 7th ग्रेट स्टोन एडिक्ट। बृहद में 14 बात है ना, 14 शिलालेख है ना, उसमें 7वां सबसे बड़ा है और सबसे छोटा रुमिनदेही हो गया। इसमें एक पॉइंट और बनता है, अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी है, यानी देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेख में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी है। केवल 4 अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। देयर आर 4 इंस्क्रिप्शंस इन विच द नेम अशोका वाज डिस्क्राइब्ड। तो अशोक का नाम अशोक,
अशोक नाम 4 अभिलेख में प्राप्त होता है। और ये 4 अभिलेख कौन कौन है? मास्की 1915 में प्राप्त किया गया था, उससे पहले पियदर्शी ही कहते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि पियदर्शी दर्शी नहीं होता है पाली में, वो दस्सी हो गया। अब प्रिय नहीं होता है, मतलब ये प्रिय नहीं होता है, जैसे कर्म ऊपर एक नहीं होता है, इधर नहीं होता है, और इसके बदले में क्या होता है कि हाँ, तो ये याद रखेंगे कि प्रियदर्शी मिलता है, प्रियदर्शी। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलन और निट्टूर, ये 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक के नाम अशोक मिलते हैं। नहीं तो अशोक का नाम मिलता है देवानाम प्रियदर्शी, कि राजा अशोक जो था देवताओं का प्रिय था। हालांकि दस्सी शब्द का प्रयोग, मतलब कि पहले शुरू के जो अभिलेख थे ना, उसमें दस्सी की पहचान की गई थी वहां श्रीलंका के राजा के रूप में। लेकिन श्रीलंका का यह अभिलेख है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिलोनियल क्रॉनिकल्स, मतलब इसको श्रीलंकन अनुश्रुति कहते हैं। अनुश्रुतियां, ढेर सारे क्रॉनिकल्स जो है ना हम लोग को प्राप्त होते हैं, जिसमें कि काफी कहानी गढ़ी गई है, खास करके तिब्बत में, श्रीलंका में और चाइना में। चाइना से बहुत सारे क्रॉनिकल्स प्राप्त होते हैं हम लोग को, बहुत सारी अनुश्रुतियां समझते हैं ना, सुनी सुनाई कहानी टाइप की चीजें। दीपवंश और महावंश भी वही है, जो श्रीलंका से संबंधित 2 प्रमुख अभिलेख हैं, दीपवंश और महावंश। इनसे भी अशोक की पहचान की गई है, दस्सी की पहचान की गई है अशोक के रूप में। अदरवाइज अशोक नाम 4 अभिलेख में मिलता है, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलन, निट्टूर। क्लियर? तो ये हो गया आपका अशोक के अभिलेख। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का जो सेक्शन है वो है मौर्य शासक। मौर्य शासक में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार आज देख लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, काफी विस्तार से पढ़ना है। तो जो वो स्पेशल फोकस होगा अशोक से सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछे जाते रहे। और अशोक के उत्तराधिकारी वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। लेकिन आज हम लोग देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। इन मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य में देयर वर मेनी रूलर्स, बहुत सारे शासक हुए। इन विच 3 वर मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। बोला जाता 345 में इसका जन्म हुआ था और 399 में मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था कब? 345 बीसी में, 345 से 299 ईसा पूर्व, मतलब 21-22 साल की अवस्था में शासक बना था। 323 में बोला जाता जब शासक बना था तो उसकी उम्र मात्र 22 वर्ष की थी। मात्र 22 वर्ष की अवस्था में राजा बन गया था। वो भी राजा ऐसे नहीं कि राजा का बेटा है इसने शासन प्राप्त किया। बहुत सारी 2 तरह की कहानियां हैं। एक कहानी बौद्ध ग्रंथ में लिखी मिलती है, एक कहानी मुद्रा राक्षस में मिलती है। दोनों में अलग अलग कहानी है। बौद्ध ग्रंथ क्या बोलता है, मतलब जो अर्थशास्त्र बौद्ध ग्रंथ ये सब लिखता है कि कौटिल्य जो था कहां, तक्षशिला में। तक्षशिला का जो आचार्य था कौटिल्य, और कौटिल्य आया था, जैसे कि बोलते हैं ना राजा लोग का सहयोग लेकर के चलाते थे शिक्षण संस्थान। तो आया था कि डोनेशन मांगने के लिए, किसके पास? घनानंद के पास। लेकिन घनानंद का जो मंत्री था वो डर गया कि ये जो है काफी विद्वान आदमी है, अगर इससे प्रभावित हो गया तो कहीं इसी को अपना एडवाइजर न रख ले, फिर तो दिक्कत है। तो इसीलिए क्या किया, उसने काफी कान भर दिया था घनानंद का। और जब ये आज ऑलरेडी पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसका अपमान कर दिया। और तो अपमान कर दिया तो बोला जाता है कि इसने ब्राह्मण अपनी चोटी बांध के रखते थे, चोटी खोल दिया कि जब तक इसके खून से धोएंगे नहीं चोटी, तब तक जो है चोटी नहीं बांधेंगे। कुछ इस तरह की कहानी है। एक कहानी यह है। लेकिन दूसरी कहानी यह है कि मुद्रा राक्षस में मिलता है कि घनानंद की एक पत्नी थी, दासी थी, मूरा। अब दासी थी
और उससे पुत्र हुआ चंद्रगुप्त। तो इसकी माता ने जब अधिकार मांगा, पत्नी का अधिकार मांगा, तो उसे महल से निकाल दिया गया और तब से अपने माता के साथ किए गए जो ये कह सकते हैं अत्याचार का बदला लेने के लिए इसने शुरू किया, यानी कि कार्य करना शुरू किया। और तब ये जाता है, देखता है कि जो कौटिल्य है वो जैसे नहाकर निकलते हैं ये से नदी से, तो उससे मदद मांगता है कि मेरी मदद कीजिए। बोला तुम वही ना हो मुरा का पुत्र। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखिएगा ना, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई, उस पर स्टोरी भी बनी हुई है, उस पर सीरियल भी बना हुआ है, उसमें यही कहानी वर्णित है, मुद्रा राक्षस वाला। और एक कहानी जो है राजकीलम खेल खेल रहा था ये, और तब मुलाकात होती है चाणक्य की। देखा कि एक बालक की जो चरवाहा है वो राजा बना हुआ है। वही जब अपमानित होकर जा रहा था घनानंद के यहां से, तो वो एक जंगल से गुजरता है, वहां कुछ चरवाहे थे और उसमें एक राजा बना हुआ था। और इसकी राजा की जो कार्यशैली थी उससे इतना प्रभावित हुआ कि इसको ले जाकर के ट्रेनिंग दिया। राजकीलम नामक खेल खेल रहा था और तब इसको ट्रेनिंग दिया और इसको बनाया चंद्रगुप्त मौर्य। चाहे जो भी हो, सहयोग लिया गया था। और उस कहानी मुद्रा राक्षस में बोलता है कि जब चाणक्य ने बोला, चाणक्य ने कहा कि ये तुम्हारा ख्वाब है, ये तुम्हारा सपना है कि तुम मगध का राजा बनोगे, तो इसी को बोला कि मतलब कहने का अर्थ है कि ये बड़ा स्वप्न है, एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो इसी पर इसने कहा कि हर व्यक्ति यह सपना भी तो नहीं देख सकता है। कहने का अर्थ आप आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन हर कोई आईएएस बनने का सपना भी तो नहीं देख सकता है। आप देख सकते हैं तब यहां है, नहीं तो जो जूता सिलाई कर रहा है, जो कचरा ढो रहा है, जो प्रॉपर वे में एजुकेशन भी नहीं प्राप्त कर रहा है, वो तो ऐसा ख्वाब भी नहीं देख सकता है ना। आप ख्वाब देख रहे हैं तब आप यहां उपस्थित हैं। तो इसी तरह से उसी में उसका स्टेटमेंट था, उससे खुश हुआ और फिर उसको ट्रेनिंग दी और तब उसने क्या किया, घनानंद के शासन का अंत करके शासन। तो दो कहानियां हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये नहीं, बौद्ध ग्रंथ अच्छा उल्टा मैंने बता दिया कि बौद्ध ग्रंथ में राजकीलम खेल की चर्चा है। बौद्ध ग्रंथ में राजकीलम खेल की चर्चा। मुद्रा राक्षस में जो कहानी है, अच्छा सीधा ही बोला था, अच्छा मुद्रा राक्षस में जो है ये मुरा वाली चर्चा है। तो बौद्ध ग्रंथ इसको क्षत्रिय सिद्ध करना चाहते हैं और मुद्रा राक्षस बोलता है कि यह भी निम्न कुल का था, यह भी द्विशल था। दोनों फर्क है। अभी भी देखिएगा कुशवाहा जाति के लोग मौर्य अपने आप को इनकी संतान कहते हैं, तो वो अभी वर्तमान में क्या है, शूद्र में है, ओबीसी में है। तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि ये हो गया मतलब कि निम्न कुल से संबंधित। और उसी में बोला जाता है कि इधर जो है सो जो बौद्ध ग्रंथ है वो क्या कहते हैं, वो इसको मौर्यों को क्षत्रिय कहते हैं। और मौर्य नामक गणतंत्र से इनकी उत्पत्ति, मौर्य नामक गणतंत्र का एक राजा था, उसकी मृत्यु हो गई, तब इस बालक का जन्म हुआ। तो इसको एक शिकारी को दे दिया। शिकारी सोचा एक बच्चा को लेकर हम क्या करेंगे, वो एक पशुपालक को 500 करसापन में बेच दिया। जब चाणक्य गया उसकी जानकारी लेने, ये बालक तुम्हारा है, तो बोला कि नहीं, इसको तो हम 500 करसापन में लिए। बोला लो 1000 करसापन हमको दे दो। तो 1000 करसापन दे करके और चंद्रगुप्त को खरीद लिया। तो ये कहानी है बौद्ध ग्रंथों की कहानी है, और एक कहानी है मुद्रा राक्षस की कहानी है। क्लियर? तो दो कहानी है, मतलब कहानी से नहीं है। एक है कि बालक चंद्रगुप्त कौन खेल खेल रहा था जब चाणक्य की नजर पड़ी, राजकीलम खेल खेल रहा था। और दूसरा है कि घनानंद की पत्नी मुरा से उत्पन्न पुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य। जो मुद्रा राक्षस की चर्चा, जो मुद्रा राक्षस, चूंकि घनानंद नंद वंश जो थे नाई समाज से थे, तो नाई से थे, शूद्र थे। इसी संदर्भ में इसको शूद्र का वंशज बोला गया, यानी कि निम्न कुल का बोला गया। और दूसरा जो है वो बोलता है क्षत्रिय कुल का है। तो इस तरह से दो बातें हैं और दोनों का अलग अलग ये क्योट है, मतलब उसके क्योटेशन के अनुसार आप आंसर दे देंगे। यहां है कि 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इसका जन्म माना जाता है 345 ईसा पूर्व में हुआ। बिंदुसार 299 से 273 बीसी, 200 ईसा पूर्व। अच्छा यहां एक काम करेंगे, यहां केवल हम लोग शासन काल देख लेते हैं। शासन काल इंपॉर्टेंट है और शासन काल है 323 बीसी से 229 बीसी, 299 से 273 बीसी और 269 बीसी से 232 बीसी। ठीक है, तो ये तीन
इसका शासनकाल याद रखिएगा। 273 में, 299 में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग कर दिया था, जैन धर्म को अपना लिया था, याद है ना। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, इसको सेंड्रोकोट्टस भी बोलते हैं, सेंड्रोकोट्टस बोला जाता है, सेंड्रोकोट्टस। सेंड्रोकोट्टस टर्म वाज यूज्ड बाय COTTUS, सेंड्रोकोट्टस। एस्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन, ये 3 लोग सेंड्रोकोट्टस बोलते हैं। एपियानस और सेज, एपियानस जो है वो एंड्रोकोट्टस शब्द का प्रयोग करता है, एंड्रोकोट्टस शब्द का। तो सेंड्रोकोट्टस, एंड्रोकोट्टस किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम है। इसका अमेट्रोकेट्टस, अमेट्रोकेट्टस या कोट्टस, ये इसी को बोलते हैं अमित्रघात, अमित्रघात, अमित्रघात। अशोक का नाम देवानाम पिय, देवानाम पियदस्सी, देवानाम पियदस्सी, याद रखेंगे। इसने जैन धर्म को अपनाया था, जैना रिलीजन को अपनाया था। इसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था, आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। और इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध रिलीजन वॉज एक्सेप्टेड बाय अशोका। क्लियर। तो 323 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त का शासनकाल है। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्टस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकार किया। अमित्रघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार। 299 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व इसका काल है। इसको अमेट्रोकोट्टस, अमित्रघात भी कहा जाता है। और यह आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, आजीवक संप्रदाय से संबंधित, इसलिए आजीवक। अमित्रघात, अमित्र मतलब शत्रु का नाश करने वाला, अमित्र मतलब शत्रु। कौन? ये ऑप्शनल का मतलब नहीं, एक है मतलब हाँ एक्चुअली है ना। सो एस्ट्रेबो, एपियानस, एस्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन, ये 3 सेंड्रोकोट्टस बोलता है। और एपियानस और प्लूटार्क, ये 2 कहता है इसको एंड्रोकोट्टस, एंड्रोकोट्टस, एंड्रो। हाँ अच्छा, नाम की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने किया था। एस्ट्रेबो, एपियानस, एरियन और जस्टिन, एस्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन, ये तीनों सेंड्रोकोट्टस बोलता है। और एपियानस और प्लूटार्क ये एंड्रोकोट्टस कहता है, एंड्रोकोट्टस। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। क्लियर। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत 3 प्रमुख शासक हो गए। ऐसे तो मौर्य शासक का काल अगर देखेगा तो 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है। अब 22 से शुरू कीजिएगा तो 184 हो जाएगा। अगर 322 से कीजिएगा, कुछ किताब में क्या रहता है 322 दिया रहता है, तो 322 से शुरू करते हैं ना तो वहां पर 184 दिया रहता है। तो कोई एक ही रहेगा, दोनों कभी नहीं रहेगा। दूसरी बात, जब 322 से शुरू किया जाता है तो 298 हो जाता है। और 298 शुरू करते हैं तो 272 हो जाता है। और तब 268 से 231 हो जाता है। सब जगह एक साल घट जाता है। तो ये अलग अलग किताब में अलग अलग वर्णन रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य का काल लेते हैं 323 से 299, 299 से 272, 323 टू 299, 299 टू 273 और 269 टू 232। यहां 4 साल का गैप है। और 4 साल का गैप इसीलिए है क्योंकि अशोक को उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा था। स्पेशली अपने भाई सुसीम की हत्या करवा करके शासन प्राप्त किया था। सुसीम, जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था और अशोक जो था वो उज्जैन का गवर्नर था। अब देखिए ना, ये जिस समय मृत्यु हुई किसकी, बिंदुसार की मृत्यु हुई, तो उस समय जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय यहां तक्षशिला का है, तक्षशिला का गवर्नर है कौन, सुसीम, और यहां उज्जैन का गवर्नर है अशोक। जल्दी आगे शासन प्राप्त कर लिया।
तो 273 में ही ये शासन को प्राप्त कर लेता है। और जब ये तक्षशिला से आ रहा होता है तो रास्ते में खून ये विष लगे हुए जो तीर से, तीरंदाज से, शूटर से इसको मरवा दिया। ठीक है, तो उस समय का शूटर तीरंदाज होते थे, आजकल के न होते हैं। ठीक है, तो इसके तक्षशिला से जब सुसीम आ रहा था तो सुसीम की हत्या करवा करके इसने शासन प्राप्त किया। हालांकि बौद्ध ग्रंथ थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखता है कि बोलता 99 भाइयों की हत्या करके अशोक ने शासन प्राप्त किया। अब देखिए क्यों बढ़ा चढ़ा के लिखता है पता है? ये कहना चाहता कि बौद्ध धर्म कितना महान है, इतना क्रूर था कि कलिंग में भीषण रक्तपात किया, अपने 99 भाई को मार दिया, लेकिन जब आया बौद्ध धर्म की शरण में तो बिल्कुल शांत हो गया। और बड़ा अच्छा है, एक चीज और देखिए, अशोक जो था ना, अशोक के जो अभिलेख हैं वो क्या है? वो अनाउंसमेंट है, डिक्लेरेशन है, किंग के डिक्लेरेशन है, राजा की घोषणा है। और घोषणा में क्या करता है? वो प्रोक्लेम करता है, किसको उद्घोषित करता है, किसको संबोधित करता है, किसको? जनता को। बोलता है कि मगध की जनता, मौर्य साम्राज्य की जनता अशोक के पुत्र के समान है। और देखिए कैसे साइकोलॉजिकल बोलता है। और अशोक कौन है? देवताओं का प्रिय है, राजा प्रियदर्शी है, एकदम मानव मंडित कर रहा है। और यही चीज, ये अशोक की खासियत थी, इसको यूनिक किंग कहते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य होकर के भी तक्षशिला से लेकर कर्नाटक तक एक भी विद्रोह नहीं हुआ उसके शासनकाल में। क्या? नहीं, बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह हुए थे। एक तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, 2 स्थान पर 3 विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के समय में 3 विद्रोह हुए थे 2 स्थान पर। इसीलिए इसने क्या किया? शाहबाजगढ़ी, मनसेरा, करसी, जूनागढ़, सोपारा, एडगुड़ी, धौली, जोगर, एकदम सीमावर्ती क्षेत्र पर अभिलेख लिख दिया ताकि लोग उसको पढ़ते रहे, भक्ति बनी रहे, विद्रोह नहीं हो। साइकोलॉजिकल प्रभाव, क्योंकि युद्ध के दौर में शांति की नीति अपना करके शासन को बनाए रखा और एक भी विद्रोह नहीं हुआ। और कलिंग युद्ध हुआ कि नहीं हुआ कोई नहीं जानता। कारण हो सकता है कि इसकी मनगढ़ंत बात भी है, क्योंकि कलिंग के अभिलेख में वो गायब है। तो कलिंग मेरा बोला ना झूठ बोलता है, तो इसलिए कलिंग से गायब कर दिया है कलिंग युद्ध को। और सब जगह लिखता है कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया। तो ये साइकोलॉजिकल प्रभाव है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। क्या बोलता है कि अशोक अपनी जनता को पुत्र के समान प्रेम करता है। और अशोक ने ये युद्ध के बाद, अब देखिए साइकोलॉजिकल कैसे प्रभाव है, बोलता है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया। अब राजमहल में सैकड़ों पशुओं की बलि नहीं दी जाती है, केवल एक हिरण और 2 मोर को ही भोजन में, मतलब ये कि हिंसा का त्याग किया लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर कुछ करोगे तो फिर लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल प्रभाव है। इधर से नहीं देखते हैं, बहुत गांव देहात में देखिएगा कि कहानी सुना रहते हैं, प्रणाम भैया जी कहते हैं, उसके बारे में कहानी रहता है, कितना मर्डर किया, ये किया, वो किया, सब नतमस्तक रहता है। कोई नहीं देखा मर्डर किया कि नहीं किया, लेकिन एक प्रभाव, साइकोलॉजिकल प्रभाव, उसको देख के ही सब देश सर झुकाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। और एक नहीं होता है कि थाना में जब आपसे किसी से अगर जानकारी लेनी है, बगल वाले में रख दिया जाता है, बगल में झूठ मूठ का खूब पीटा जाता है, डरे से उसके पास जैसे डरे से बता दिया सब बात। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अशोक जो है साइकोलॉजिकल प्रभाव से शासन किया था इतने बड़े साम्राज्य पर, और किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। और एक चीज याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो अशोक का ही था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विशाल, लेकिन ये विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। और उसमें क्योंकि मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया, 5वां प्रांत अशोक ने कलिंग के रूप में स्थापित किया था, जिसकी राजधानी तोसली थी। तो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। अभी हम लोगों ने देखा मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि उसके बाद अशोक के अभिलेखों से अशोक के बारे में जानकारी मिली, तो अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो सेशन है वो क्या है? मौर्य शासक वर्ग। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं शासक वर्ग को, काफी हो गया। और दोनों सेक्शन है ना, जो पिछला सेक्शन और आज का सेक्शन, दोनों मिला करके मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। और अगला जो है, ठीक है, तो इतना ही रखा जाए आज के लिए।